हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का 19th वीडियो है। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, पार्लियामेंट एंड द एम्पायर। और इस बुक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ मेरे साथ बुक पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद आए तो। और उससे भी पहले हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं वो टर्म्स समझाना चाहूँगी जो उन्होंने पूछे थे। तो उन्होंने पूछा था ओरिएंटल डिस्पोटिज़म। ओरिएंटल डिस्पोटिज़म का मतलब ये होता है कि जो उस वक्त का यूरोप था, वहाँ पे बहुत सारे उस वक्त थॉट्स चल रहे थे। वो ओरिएंटल स्टेट्स जो हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में सोच रखते थे कि यहाँ के जो रूलर्स हैं या यहाँ के जो रूलर्स रहे हैं वो बहुत अत्याचारी और क्रूर रहे हैं, राइट। तो अब जो ये यूरोपियंस आए हैं, जो ब्रिटिशर्स आए हैं, अब इसको ठीक करने आए हैं। तो अब ये खुद के रूल को लेजिटिमाइज़ करने के लिए एशियन कंट्रीज़ के जो रूलर्स हैं उनको बहुत क्रूर और अत्याचारी दिखाएंगे, जिसे हम ओरिएंटल डिस्पोटिज़म कहते हैं, राइट। और सेकंड टर्म है विक्टोरियन लिबरलिज्म। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जिनके नाम पे ये विक्टोरियन लिबरलिज्म टर्म पड़ा। ये एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन हुआ करता था, जो कि ये महाशय हैं ग्लैस्टोनियन, इन्होंने दिया था। अब ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होनी चाहिए, टैक्स काफ़ी कम होने चाहिए, और मोटिवेशन मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो ये इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जिसे हम विक्टोरियन लिबरलिज्म कहते हैं, राइट। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ये इनके थॉट्स के हिसाब से काफ़ी चेंजेस आएंगे, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। आगे भी चीज़ें आएंगी, तो ध्यान रखिए। तो अब शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक था ये पार्लियामेंट एंड द एम्पायर। तो कहानी सुनते हैं। मिड 18th सेंचुरी का टाइम चल रहा है। अब मिड 18th सेंचुरी का टाइम वो टाइम था जब कंपनी एक तरह से कहें कि अभी बहुत छोटे स्तर पे ही काम कर रही थी, बहुत धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी, बहुत बड़ी नहीं थी। और उस वक्त अगर कंपनी और यहाँ पे जो उनके सर्वेंट्स काम कर रहे थे उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप देखें तो कहीं यहाँ कहीं यूरोप है, यहाँ कहीं इंडिया है, बीच में इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा लैंड है, तो बहुत मुश्किल होता था कि ये कैसे बात करेंगे आपस में। कोई यहाँ से शिप पे बैठ के आएगा तब वो यहाँ पे महीने में आएगा, बहुत टाइम लगाएगा। और यहाँ के लोगों को अगर इनसे बात करनी है, यहाँ के लोगों को अगर इनसे बात करनी है तो वो भी शिप के थ्रू वहाँ जाएंगे और तब जाके बताएंगे कि इन्हें क्या करना है। अब जीना तो हमें रोज़ है, अब रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो ये पूछ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो अब इसको ठीक करने के लिए अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इनको फ्री हैंड दे देगी कि अपने हिसाब से काम करो, बस पैसा कमा के दो और भेज दो। और उस टाइम पे जो कंपनी थी ना, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था और उसको पता भी नहीं था कि इंडिया में कैसी सिचुएशन है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसको बस ये था कि जब हमने ट्रेड करने के लिए भेजा है तो वो हमें बहुत सारा पैसा कमा के दें, ट्रेड करके दें। तो पीजे मार्शल हमारे हिस्टोरियन हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई पॉलिसी जो बनती हुई थी ना लंदन में इंडिया को लेकर, तो उसका कोई असर भी नहीं पड़ता था, किसी को कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं। लंदन में कोई पॉलिसी बन रही है इंडिया के लिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पीजे मार्शल हैं, ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक टर्म आता है सब इम्पीरियलिज्म, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, बुक स्टार्टिंग में ही की थी, अब फिर से करेंगे। तो सब इम्पीरियलिज्म का मतलब ये है जो मैन ऑन द स्पॉट काम कर रहे हैं। हमने कॉर्नवालिस का एग्जांपल देखा था कि उससे कोई गाइड नहीं कर रहा था कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करिए कार्नेटिक वॉर्स में, पर वो कर रहे थे। तो मैन ऑन द स्पॉट जो काम कर रहे थे, एक तरह से वो रियल हीरोज़ थे जिन्होंने इतना बड़ा टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करके दिया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिया,
राइट। तो चीज़ें इसी तरह से चल रही थी, आगे बढ़ेंगी, कहानी हमारी आगे बढ़ेगी। तो हम इसके बाद चलते हैं कंपनी और स्टेट में। अब यहाँ पे तो बात कर ली किस तरह से ये लोग काम कर रहे थे, पर कंपनी और उसका जो स्टेट है, मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है, तो वो कैसे काम कर रहे थे, उनके बीच में कैसे संबंध थे। तो एक तरह से अगर सीधे सीधे देखें तो उसकी पूरी पूरी जो एग्जिस्टेंस थी ना, वो पूरी खड़ी थी कि तो एक चार्टर के थ्रू खड़ी थी कि स्टेट ने उनको अलाउ किया था और वो एग्जिस्ट कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, वरना वो कुछ नहीं है। ठीक है। और एक तरह से, और जो कंपनी और जिसके सर्वेंट्स हैं ना, और सर्वेंट्स हैं इनके, वो एक तरह की डेलीगेटेड सोवरेनिटी के थ्रू काम कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब हम अपनी लेजिस्लेटिंग पावर्स जो है ना किसी और को दे देते हैं, तो जो कंपनी है अपनी लेजिस्लेटिंग पावर जो है ना वो सर्वेंट्स को दे देगी, तो हम उसको डेलीगेटेड सोवरेनिटी कहते हैं। ठीक है। तो कंपनी इस तरह से यहाँ पे काम कर रही थी। और कंपनी के लिए जैसे कि हमने बात की कि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पर डिपेंड कर रही थी, साथ में हमेशा उनको एमपीज़ भी मिल जाते थे जो उनको बहुत फेवर किया करते थे। अब एमपीज़ को भी फ़ायदा होता था क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे, कंपनी उन्हें पैसे देती थी और एमपीज़ उनको फेवर कर दिया करते थे। अब तो ये जब इनकी साठ गांठ इतनी अच्छी तरह से पलने लगी, तो एक अच्छा खासा ये सिटी पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया। लोगों के मुंह पे बात चढ़ गई कि तब पैसा भर भर के कमा रही हैं ये कंपनियां। ठीक है। अब इनके बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता था ना फ्रेंड्स, तो वो एक तो उसकी आवाज़ ना सीधा पार्लियामेंट तक गूंजने लग गई थी। इस तरह से ये पॉपुलर हो चुकी थी। और ये इतनी अमीर हो रही थी तो ऐसा नहीं था गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा था, गवर्नमेंट भी मतलब चाह रही थी कि पैसा कमा के अब इनको भी मिले, गवर्नमेंट भी अपना शेयर ढूंढ रही थी कि अब पैसा हमें भी चाहिए। सबके लिए, सबको दिख रहा है इंडिया से भर भर के पैसा जा रहा है, तब इन्हें भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये धीरे धीरे कोशिश करेंगी, 1763 में करेंगी, 1764 में करेंगी, फाइनली इनको जो मौका मिलेगा वो 1766 में मिलेगा। और 1766 में कैसे मिलेगा? क्योंकि हमें पता है कि इससे पहले जो कार्नेटिक वॉर्स वगैरह चल रही थी, तो ब्रिटेन ने अपनी आर्मी अपनी कॉलोनीज़ में भेज भेज के इन कंपनी वालों की मदद की थी कि वो जीत सके और अपना टेरिटोरियल एम्पायर अपने पास रख सके। तो जो रॉयल आर्मी थी यहाँ वहाँ जा जा के इनके बिहाफ में लड़ रही थी, तब इनके पास कहने का मौका मिल गया कि अब हमें पैसा दो, हमने तुम्हारी मदद की है। तो अब जो कंपनी है इनको 4 लाख यूरोज़ एनुअली देने के लिए एग्री हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक जो ब्रिटिश स्टेट है ना वो भी बड़ा कमा रहा है, इससे अच्छी तरह से कमा रहे, फिक्स इनकम हो गई। ठीक है। पर यहाँ पे एक और बात हमारे हिस्टोरियन ने कही है कि कहना बहुत मुश्किल है कि बस एक मुट्ठी भर अंग्रेज़ आए और इतना बड़ा टेरिटोरियल एम्पायर इंडिया में उन्होंने खड़ा किया। और एक्चुअली ये गलत भी नहीं कह रहे हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बस मुट्ठी भर अंग्रेज़ थे और उन्होंने पूरा का पूरा इंडिया में इतना बड़ा टेरिटोरियल एम्पायर खड़ा कर दिया, कब्ज़ा कर लिया। इवन किस तरह से हो रहा था प्रोसेस समझ पाए तब ठीक है, वरना ये मतलब वो खुद भी नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो बहुत कम लोग थे संख्या में और इंडिया उस वक्त भी बहुत बड़ा था, पॉपुलेशन भी उसकी उस वक्त भी बहुत अच्छी थी। राइट। तो देखिए किस तरह का सिनेरियो रहा होगा उस वक्त।
पर स्टोरी और आगे बढ़ती है। अब जो स्टेट है, ब्रिटेन है, उसको पैसा तो भर भर के मिल रहा था, पर यहाँ पे एक सवाल था कि अब वो उसको कंट्रोल कैसे करेगा। वहाँ की कंपनी को है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। राइट, अब कंट्रोल क्यों करना था? कंट्रोल इसलिए करना था क्योंकि जो इंटरफेरेंस थी ना कंपनी की, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो था ना, वो काफ़ी बढ़ गया था। अब इनको बार बार रॉयल ट्रिप्स वगैरह चाहिए थी, और ऊपर से मिस गवर्नमेंट की काफ़ी चीज़ें भी उस वक्त हो रही थी, करप्ट होते जा रहे थे। जो सर्वेंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे, उनकी लग्जरियस लाइफ हो गई थी फ्रेंड्स, उनको नबोब्स बोलने लग गए थे। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जो करप्ट प्रैक्टिसेस थे वो बहुत परेशान करने लग गई थी इनको। और गिफ्ट्स वगैरह और अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिकल फेवर्स देना, दस्तक का मिसयूज़ करना, ये सब बहुत आम बात हो गई थी। पर यहाँ पे ये आम बात थी, पर इसको ब्रिटेन में बहुत, वो इतना नॉर्मल नहीं ले रहे थे, उनके लिए ये चीज़ें बहुत बुरी थी। और जैसे कि हमने बात भी की नबोब्स, उनको लोग नबोब्स बोलने लग गए थे कि नबोब इतना, मतलब नवाब का ही एक इंग्लिश वर्जन है। वहाँ पे नवाब को नबोब नबोब कह के कंसिडर किया जाने लगा कि इतना भर भर के पैसा कमा रहे हैं। राइट, तो चीज़ें ऐसी ही बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उसमें 1772 में जो एडमंड बुर्के हैं, वो फेवर करेंगे कि पार्लियामेंट को, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करे। और यहाँ तक कि गवर्नर जनरल्स हैं ना, क्लाइव हो गए, हेस्टिंग हो गए, ये भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि स्टेट इंटरफेयर करे और इनको भी कुछ अच्छी खासी पहुँच मिले, इनको भी लेजिटिमाइज़ करें कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको कोई अथॉरिटी हो। राइट, अब यहाँ पर तो ये बहुत अच्छे खासे पद पे थे, बहुत इज्जत होती थी। अब उन्हें वो इज्जत उन्हें वहाँ पे भी मिले, इसलिए ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट वहाँ की इंटरफेयर करें। पर उस वक्त का माहौल देखे तो स्टिल वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी ना, वो डायरेक्ट कंट्रोल करना नहीं चाह रही थी। पर सोवरेनिटी किसके पास रहेगी, इंटरनल ऑर्डर किसके पास रहेगा, तो ये सब चीज़ें अभी कंफ्यूजिंग थी। ये अभी इस पर कुछ डिसाइड नहीं करना चाह रहे थे। सोवरेनिटी की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है, सोवरेनिटी मतलब कि ये चीज़ें चलेंगी किसके हाथ में। लाइक कंपनी को वो ऑथोराइज़ नहीं करना चाह रहे थे, ना ही साथ में खुद ही उसके ऊपर कुछ कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे हम सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ की हायरार्की देखें तो कंपनी से ऊपर स्टेट था। इंडिया में भी वही है कि नहीं है, ये अभी कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो इस पर अभी हमें बात नहीं हो रही है। ओके, पर वो इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल के लिए, ये अभी इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, पर कंपनी को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि इनके अंदर आ रहे हैं। ओके, तो जो स्टेट है ये कंपनी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसको पता था कंपनी हमें भर भर के पैसा दे रही है, पर इनके जो सर्वेंट्स जो काम कर रहे थे ना, अभी इनको नहीं छोड़ेगी। जितनी भी चीज़ मिस गवर्नमेंट वगैरह करप्शन वगैरह हो रहा था, तो अभी इनको बड़ा परेशान करेगी सर्वेंट्स को। जैसे जो लॉर्ड क्लाइव हैं, एक्चुअली मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी, ये क्लाइव हैं, इनको 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1786 में इन पे वहाँ पे जाएंगे तो मुकदमा चलेगा, फिर सेम हमारे वेलेस्ली के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे आके तो इन्होंने लोगों को बहुत परेशानी किया था, अच्छा तो काम कोई किया नहीं था, तो वहाँ पे भी जाके, बट यहाँ पे ये लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, पर वहाँ पे उन्हें नहीं मिलेगी। ओके, और चीज़ें अब स्टोरी और आगे बढ़ेगी तो 1772 में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो
इंडिया में हो रही चीज़ों पे इंक्वायरी करने वाली थी। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ये देखते हैं। तो जो कंपनी है उन्होंने ना लोन के लिए अप्लाई किया था। अब जब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया तो बहुत सारी मिसमैनेजमेंट की चीज़ें दिखी कि जो रिसोर्सेज हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। बंगाल कितना रिच है, वहाँ पे स्टेट को पता था कि बंगाल बहुत रिच है, कंपनी को भी पता था, पर स्टिल कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, लॉस हो रहा था उसको, क्योंकि जो उसके रिसोर्सेज थे ना कहीं मिसयूज़ हो रहे थे उसके सर्वेंट्स के द्वारा। वो करप्ट हुए थे, वो अपने प्राइवेट ट्रेड में लग गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसकी वजह से ये कमेटी बिठाई गई थी। अब ये कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देने वाली थी। अब ये सॉल्यूशन दिखेगी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो कंपनी है और उसकी जो पोजीशन है इंडिया में, तो जिसकी इंडिया, ठीक है, इंडिया के साथ है कंपनी, अब यहाँ पे ये है स्टेट। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन हो इंडिया को लेकर, ठीक है। अभी ये एक क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि जो कंपनी है ये अपने सर्वेंट्स को कैसे कंट्रोल करे कि करप्शन ना करें। कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल थी, जैसे कि हमने बात की, राइट। उसके बाद एक और तीसरा क्वेश्चन था कि एक सेंटर कैसे बनाया जाए जो इतना दूर इंडिया में है। यहाँ पे है हमारा यूरोप, यहाँ पे है हमारा इंडिया, तो ऐसा कैसे सिस्टम बनाया जाए कि इतने दूर से इंडिया को कंट्रोल कर लें हम, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थे जो ये अब कमेटी जो आई थी ये अब इसके बारे में आंसर्स निकालने वाली थी। उसी टाइम एक एडम स्मिथ महाशय हैं, ये एक बुक लिखेंगे, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब ये मोनोपोली की बात छेड़ देंगे। हमने बात भी की थी कि जो कंपनी है उसको मोनोपोली दी गई थी कि ये वो यहाँ पे आके ट्रेड करेगी, राइट। और किसी कंपनी को ऐसा कुछ राइट नहीं मिला था, ठीक है। वो आके इंडिया में ऐसे फ्री ट्रेड नहीं कर सकती थी। तो वो इस मोनोपोली के लिए बोलते हैं कि इसको हटाने की बात करते हैं कि औरों को भी मौका दिया जाए। इंडिया में भर भर के पैसा है, सीधा सीधा बताएंगे, इंडिया में बहुत पैसा है, उनको भी जाने दो, उनको भी लूटने दो, ठीक है। तो इससे वहाँ पे माहौल थोड़ा गर्माएगा। अब जब माहौल थोड़ा गर्म होगा तो फिर बाद में जब पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन होगा तो एक कॉम्प्रोमाइज़ निकल के आएगा। अब ये 60 कार्ड बनाएंगे। अब ये 60 कार्ड इनकी इस टाइप की होगी कि कंपनी को ये छोड़ तो देंगे, कंपनी की जो पोजीशन है इंडिया में उसको तो नहीं छेड़ेंगे, पर उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब वो कंट्रोल किस तरह का होगा वो से हम बात करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि डायरेक्टर्स बिठा दिए जाएंगे, ठीक है, जो उनके बारे में, कंपनी के बारे में रिपोर्ट्स स्टेट को सबमिट करेंगे, राइट। और वो फर्दर स्टेट जो है फर्दर बताएगी कि आगे इसके बारे में क्या हमें डिसीज़न लेते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब स्टेट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने वाला था ये कंपनी के ऊपर। अब इसके बाद आप देख सकते हो टाइम चल रहा है 1772 का, तो हमारा 1773 का एक फेमस रेगुलेटिंग एक्ट है वो आएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।